आपसे विनम्र अनुरोध है कि अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे जय हिंद जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में अभी जिनका हम सब लोगों ने यहाँ पर संबोधन सुना और एक सैनिक के रूप में भी जिन्होंने देश को अपनी सेवाएं दी और अब सैनिकों के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए लगातार प्रयास करने वाले सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे सैनिक कल्याण विभाग के सचिव श्री युगल किशोर पंत जी, ब्रिगेडियर विष्णु जी, एमडी और यहाँ पर उपस्थित हमारे एडमिरल अनुराग खत्रियाल जी, लेफ्टिनेंट जनरल के साना जी, जनरल अभय पाटिल जी, लेफ्टिनेंट जनरल अभिमन्यु जी, मेजर जनरल सभी सर्ववान, जिनका बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन हम सब ने अभी यहाँ पर सुना। ब्रिगेडियर के.एस. बहल जी, मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सैन्य अधिकारीगण, मैं जिनका नाम उल्लेख नहीं कर पा रहा हूँ, वो सभी मेरे सम्मान के पात्र हमारे जिन्होंने देश को अपनी सेवाएं दी हैं, ऐसे सभी सैन्य अधिकारीगण, सभी सैनिक भाइयों एवं बहनों, हमारी यहाँ पर पूरी संख्या में हमारी मातृशक्ति भी आई है। मैं आप सबको सबसे पहले तो आप सबको मैं नमन करता हूँ कि और आज के इस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, इसका थोड़ा टाइम भी चेंज हुआ, इसमें भंडारी भी थोड़ा टाइम भी चेंज हुआ और लेकिन उसके बावजूद भी आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। मैं आप सभी का यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आप सबका उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और इस अवसर पर आप सभी शूरवीरों को, देश के हमारे जवानों को, एनसीसी के कैडेट्स भी यहाँ पर हैं, मैं उनको भी, उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारी नौजवान युवा और ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के लिए उसकी प्रथम वर्षगांठ पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनके नेतृत्व में स्पष्ट नीति के कारण आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई, उसको निर्णायक अंजाम दिया गया और मेरा सौभाग्य कि मुझे आज इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबके बीच में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में अपनी जिन्होंने वीरता, साहस और अप्रतिम शौर्य करने वाले सभी वीर जवानों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं इस अवसर पर सभी वीर योद्धाओं को, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से चलाने का काम किया, उसको सफलतापूर्वक संपन्न किया, उन सभी को मैं अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूँ। आप लोगों के सच में हमारी सेना के साहस, समर्पण और त्याग के कारण आज कोई भी दुश्मन भारत को आंख उठाने की, हमारे देश की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। प्रत्येक भारतवासी यदि अपने घरों में आज चैन की नींद सो रहा है, आराम से रह रहा है, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि आज सीमाओं पर हमारी रक्षा के लिए हमारे रणमार्ग
भारत माता के वीर जवान सदैव सजग होकर, तत्पर रहकर 24 घंटे हम सबकी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो पराक्रमी सैनिक थे, उन्होंने जो शौर्य, अद्वितीय कौशल, अतुलनीय त्याग, जो अटूट समर्पण की मिसाल पेश की, वो आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। जिस प्रकार से चलाया गया कि कोई भी जनरल, अभी यहाँ पर जब हम सब लोग पूरा वृत्त चित्र देख रहे थे, डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, उसमें बताया गया कि कोई भी किसी और को नुकसान न हो, चाहे दुश्मन के देश में भी दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये एक सटीक रणनीति थी और सीधे सीधे वहीं पर हमला किया गया जहां पर से आतंकवाद पल्लवित हो रहा था, पोषित हो रहा था, या आतंकवादी अड्डे जहां से संचालित हो रहे थे। और 22 अप्रैल को जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई, वो हम सब लोगों ने देखा, और उसने केवल भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। और उस हमले का ही जवाब देने के लिए, विगत हमले का जवाब देते हुए हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। और 7 मई की रात को जब पूरा देश सो रहा था, तब हमारे रणबांकुरों ने केवल 22 मिनट में ही ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में चल रहे सारे आतंकी अड्डों को नष्ट करने का काम किया, आतंकी प्रयोगशालाओं को निशाना बना दिया और उनको ध्वस्त कर दिया। हमारी सेनाओं ने संयम के साथ साथ सटीक रणनीति की, अद्वितीय पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी अड्डों को तबाह किया। जैसा अभी जनरल सबरवाल ने कहा कि पाकिस्तान ने भी खुद मान लिया कि 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। उन्होंने तो मान लिया, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग हैं वो पता नहीं कब मानेंगे। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, आप बोल रहे थे तो मेरी समझ में आया कि वास्तव में ये बड़ा प्रश्न है। हालांकि मैं कोई इस अवसर पर कोई भी राजनीतिक बात नहीं करूँगा, और मैं जब भी सेना के किसी कार्यक्रम में होता हूँ, सैनिकों के बीच में होता हूँ, अपनी वीर माताओं के बीच में होता हूँ, वीरांगनाओं के बीच में होता हूँ, तो मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण होता है। और मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में हूँ, इसमें ऐसे ही अनायासी यहाँ पर बोलते बोलते मेरे मन में एक प्रश्न ऐसे ही आ गया कि पाकिस्तान भी मान रहा है, दुनिया के दूसरे देश भी मान रहे हैं कि भारत की सामरिक शक्ति बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सेना के पराक्रम पर, सेना के साहस पर, जहां दुनिया में कोई प्रश्न नहीं उठाता है, वो लोग यहाँ पर प्रश्न उठाने का काम करते हैं, सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उनके आतंकी अड्डे नष्ट हो गए, उनको पाकिस्तान की सेना जो उन आतंकवादियों की ढाल बन गई थी, उनको धूल चटाने का काम भारत की सेना ने किया। और उसके बाद जब वो ड्रोन से हमले करने लगे, अनेक ड्रोन आने लगे, और उन ड्रोन और मिसाइलों पर हमला जब होने लगा, तो आज हमारे देश की जो अत्याधुनिक वायु सुरक्षा प्रणाली ने उसे भी नाकाम कर दिया, और एक भी मिसाइल को हमारे यहाँ गिरने नहीं दिया, हमारे देश के अंदर आने नहीं दिया। यही नहीं, भारतीय सेना ने उन तमाम हवाई अड्डों को और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है जहाँ से पाकिस्तान ने हमला किया। इतना ही नहीं, हमारे हमले में दुश्मनों के कई चीनी ड्रोन और फाइटर जेट चकनाचूर हो गए, और बहुत समय भी नहीं लगा। अभी जो उस समय डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन DGMO के
जिम्मेदारी पर थे, वो अभी एक दिन भेंट करने आए थे कि मैं उस समय काम देख रहा था। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया, क्योंकि हालांकि बहुत सारी बातें पूछने की नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने पूछा उनसे। मैंने कहा कि आप बताइए कि वो उस समय कुछ लोगों ने कहीं ट्वीट कर दिया, कहीं कुछ कर दिया कि हमने युद्ध बंद करवा दिया है, क्या बात हुई थी? तो बोले कि नहीं, वो सबसे पहले पाकिस्तान के DGMO का मुझे ही फोन आया था कि अरे अब तो बहुत हो गया है, 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन में अब इसको रोक दीजिएगा। तो 4 दिनों में ही पूरी तरह से उनको तबाह कर दिया और वो युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाने लगे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को भली भांति ये बात समझ में आ गई कि आज का नया भारत उसके किसी भी नापाक इरादों को सहन नहीं कर सकता है। साथियों, हम सभी जानते हैं वीरभूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई सेना में, कोई हमारे पैरामिलिट्री फोर्स में, इसलिए हमारा सेना है चाहे पैरामिलिट्री है, उनके परिवार हैं, उनसे हमेशा एक भावनात्मक लगाव है। और मैं बहुत गर्व की अनुभूति महसूस करता हूँ कि मैं स्वयं एक सैनिक पुत्र हूँ और मुझे ये देखकर आज बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज हमारे जवानों का, हमारे सेना का मनोबल लगातार बढ़ाने का काम हो रहा है। सेना को आज अत्याधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं, उनको हर प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है, अच्छे उपकरण दिए जा रहे हैं। जो सियाचिन ग्लेशियर से लेकर बड़े बड़े सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे सैनिक अपनी सेवाएं देते हैं। पहले के समय में तमाम अभावों का उनको सामना करना पड़ता था, लेकिन आज हमारे देश की सेना हमारे नेतृत्व के लिए भी, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए भी, भारत सरकार के लिए भी, अन्य सरकारें जो भी देश में काम कर रही हैं, उन सभी के लिए सेना जो है सर्वोच्च प्राथमिकता में है। सेनाओं का मनोबल सर्वोच्च प्राथमिकता होता है। इसीलिए आज भारत हर क्षेत्र के साथ, यहाँ हर क्षेत्र में आज भारत प्रगति कर रहा है। दुनिया का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ आज भारत का तिरंगा शान से लहराता हो, कोई वैश्विक घटना हो, पूरी दुनिया आज किसी का इंतजार करती है, किसी की प्रतीक्षा करती है, तो भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत इसमें क्या रुख लेने वाला है। आप सबको याद होगा 2014 से पहले का भारत, एक समय हमारी पहचान उस समय ये बनने लगी थी कि दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत। भारत की सेना तो हमेशा से महापराक्रमी रही है। कोई युद्ध हो, भारत की सेना ने हमेशा अत्युत्तम शौर्य का परिचय दिया है। लेकिन उसके बावजूद विश्व में हमारी पहचान बनने लगी थी कि दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, ऐसा भारत जो बड़े बड़े विश्व के मंचों पर अपने हितों की बात भी नहीं करता। और आज उस स्थिति से निकालकर, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना हो, या रक्षा के उपकरणों को निर्यात करना हो। मुझे ध्यान है कि पहले के समय में जब छोटे थे, क्योंकि एक सैनिक परिवार में पैदा होने के कारण से और ऐसे परिवेश में पैदा हुए हम कि कहते थे अब लड़ाई लड़ने वाली है, बात करनी। 1980 के बाद जब थोड़ी थोड़ी अकल आने लगी है, हालांकि कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन कई सारे ऑपरेशन भारत की सेना ने चलाए, शांति सेना भारत की सेना ने भेजी। इसके अतिरिक्त सियाचिन ग्लेशियर से लेकर जम्मू एंड कश्मीर और पूरे ही सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की सेना के लगातार ऑपरेशन चलते रहे। तो हम देखते थे छोटे छोटे ऑपरेशन भी होते थे, तो भारत को रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता। लेकिन आज स्थितियाँ बदल गई। अभी जनरल सभरवाल साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि 38,000 करोड़ रुपए का जो है एक्सपोर्ट रक्षा उपकरणों का भारत की सरकार ने किया है। और इतना ही, दुनिया के 80 से भी अधिक देशों को आज भारत की सरकार रक्षा के उपकरणों का निर्यात कर रही है। यानी कि आज रक्षा के उपकरणों के निर्माता के रूप में भी आज हम विश्व के
पहली पंक्ति के देशों की सूची में हम शामिल हो गए हैं। आज जब तेजस हमारा तेजस आसमान का सीना चीरता है, जब अग्नि, पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें दुश्मन पर कहर बनकर गरजती है, तो पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबा देती है और दांतों तले उंगली दबाने के लिए विवश हो जाती है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी सेना ने ये सिद्ध कर दिया कि हमारे स्वदेशी हथियार अब दुनिया के किसी भी देश के हथियारों से कई गुना बेहतर है। इस अभियान में भारत में निर्मित आकाश मिसाइल, डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल जैसे स्वदेशी हथियारों में पूरे विश्व में भारत का डंका बज गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की जो शक्ति है सामरिक रूप से, आज उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज देश का रक्षा उत्पादन 3 गुना से अधिक बढ़ चुका है और हर क्षेत्र में आज भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। पहले गोली का जवाब देने के लिए पूछना पड़ता था, आप सब लोग बहुत भली भांति जानते हैं। अब कोई भी घटना होती है तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें भी सेना का मनोबल बड़ा होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था उस समय कि जब सेना युद्ध कर रही हो तो कोई भी जो है बीच में नहीं बोलेगा, सेना को अपना काम कर बोलना चाहिए। यानी कि सेना अगर गोली आ रही है तो गोलों का जवाब देने का काम करती है। एक समय था ऐसी कोई घटना होती थी, कोई आतंकवादी घटना होती थी, कोई अलगाववादी घटना होती थी, कोई बड़ा हमला होता था तो उसकी निंदा कर दी जाती थी और निंदा करके इसी से ही हो जाती थी, सारा काम समाप्त हो गया, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन आज दुश्मन की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना करती है, चाहे वो उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से देना हो, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक करनी हो, और या ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी पराक्रमी सेना ने यह अच्छे से बता दिया कि अगर हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को कोई उजाड़ने की कोशिश करेगा तो उनके खानदान तबाह कर दिए जाएंगे, जहां से वो फिर कभी दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार का काम भारत की सेना ने किया। आज का नया भारत केवल दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारता ही नहीं है, बल्कि उस दुश्मन को धूल चटाने वाले हथियार भी खुद बनाने का काम कर रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सैनिकों के हित में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन का हो, आप सभी जानते हो, नेशनल बार मेमोरियल का निर्माण हो, रक्षा बजट में बढ़ोतरी करना हो, सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करना हो, या फिर बॉर्डर्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना हो। ये सभी निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो सेना के प्रति सम्मान को दर्शाते हैं। और मुझे आप सबके बीच में ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है, 2014 से पहले, क्योंकि हमारे राज्य में भी 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, और उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जाने वाले जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां पर इतने सालों में अच्छी सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया। अभी 2022-23 में एक सड़क कई साल से इंतजार कर रही थी, लिपू लेक से न्यू लिपू लेक जाने का, लिपू लेक से न्यू लिपू लेक, और वो इसीलिए नहीं बनाई जा रही थी। आप सब सैन्य अधिकारी हैं, सेना में इतना पूरा जोर लगाया है, तो मैंने स्वयं बात करी उस समय जो उच्चाधिकारी थे, मैंने कहा कि ये सड़क बननी तो कुल 500 मीटर थी, कुल 500 मीटर सड़क, लेकिन वो 500 मीटर सड़क बनने के बाद कम से कम 5 किलोमीटर जो है उसकी दूरी कम हो रही थी, केवल इसलिए नहीं बनाई जा रही थी कि कहीं वो पड़ोस वाले बुरा ना मान जाए। भाई बहनों, जब हमने बताया तो आज वो न्यू लिपू लेक तक नई सड़क 2023-24 में ही बनकर तैयार हो गई, और वहाँ
आप में से कोई भी जाएगा तो जो भोले बाबा का कैलाश है ना, जिन भोले बाबा का नाम हम अक्षर लेते हैं, हर पल लेते हैं, वो भोले बाबा का कैलाश पर्वत भी ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल हमारे सामने ही भोले बाबा हमको अपने दर्शन दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, न्यू लुक लोग। तो ये सब काम बहुत तेजी से हुए हैं। हमारे नेलोम जादौन जैसे गांव जो 1962 में पूरी तरह से खाली करवा दिए गए थे, उनको फिर से बसाने का काम हो रहा है। वहां पर अनेक गतिविधियों को आज बढ़ाया जा रहा है। मलारी क्षेत्र में अभी इसी महीने हम बड़ी एक प्रतियोगिता वहां पर करवाने जा रहे हैं। अभी आदि कैलाश क्षेत्र में, जौलीगांव क्षेत्र में हाई एल्टीट्यूड मैराथन का आयोजन किया गया था। आदि कैलाश यात्रा शुरू हो गई। माणा गांव, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, प्रधानमंत्री जी माणा गांव में आए और उन्होंने उस दिन माणा गांव को कहा कि अब ये माणा गांव ये भारत का अंतिम गांव नहीं होगा, अब ये भारत का पहला गांव होगा। और माणा ही नहीं, माणा जैसे जितने भी हमारे सीमावर्ती गांव हैं वो सारे गांव भारत के पहले गांव होंगे और उनका विकास पहले गांव की तरफ शुरू हो गया। ऐसे अनेक कार्य आज आगे बढ़े हैं और हमारी सरकार भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सैनिकों के लिए, हमारे बलिदानियों के लिए, उनके परिवारों के लिए, पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। चाहे अभी गणेश जोशी जी ने बताया कि सच में पहले जो है केवल 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी, कोई बलिदान होते थे, उनकी शहादत होती थी, तो ये राशि बड़ी कम लगी मुझे। और अभी मैं और गणेश जोशी जी उस दिन खटीमा में, बहुत भीषण खटीमा, उधम सिंह नगर और पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ी बाढ़ आ रही थी, बहुत जल भराव हो गया था, 10-10, 15-15 फुट घरों में पानी आ गया था और बहुत सारे लोगों को जो घर के अंदर बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए उनके, कोई लोग पंखे से लटके हुए हैं, किसी का लेंटर काट के निकालना पड़ा। तो वहाँ से हम लौट कर आए तो हमारे 30 गढ़वाल राइफल के 5 हमारे वीर गति को प्राप्त हो गए, उनका पार्थिव शरीर आ रहा था और मैंने वहीं पर उनसे पूछा कि अभी हम लोग कितना पैसा देते हैं, तो आपने कहा कि 10 लाख रुपये देते हैं। मैंने कहा 10 लाख की धनराशि मुझे लगता है कि इसको बढ़ाना चाहिए और फिर हमने ये प्रपोजल रखा कि ये राशि बढ़ाएंगे। तो जैसे युगल किशोर पंत जी यहाँ पर बैठे हैं, अब ऐसे हमारे सब अधिकारी लोग जो है वो बहुत बात सोचते हैं कि भाई एक साथ 40 लाख बढ़ जाएगा तो बड़ी राशि बढ़ जाएगी। तो कहा कि साहब इसको 2 स्टेप में बढ़ा दीजिए, इस बार आप इसको 10 का 30 कर दीजिए, फिर 1 साल 2 साल बाद जो है इसको 50 कर दीजिएगा। मैंने कहा नहीं, बार बार जो भी होगा आगे देखेंगे, लेकिन इस बार हम इसको 10 लाख से 50 लाख रुपए करेंगे, क्योंकि ये कोई भी सैनिक अपनी शहादत देता है, उसका कोई मूल नहीं होता है, उस राशि से उसको वो लौट कर नहीं आ सकता, उसके परिवार की जो क्षति होती है वो हम वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनका सम्मान कर सकते हैं, हम उनका स्मरण कर सकते हैं, वो हमारे हमेशा स्मरण में रहे, हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनके परिवारों के साथ खड़े हो सकते हैं, ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। इसके साथ साथ आश्रितों को सरकारी नौकरी प्रदान करने का भी काम हम लोगों ने प्रारंभ किया है। अभी लगभग मुझे लगता है कि 27-28 लोग इसमें नियुक्ति पा चुके हैं और भी जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनको अनेक सुविधाएं उपलब्ध करानी, परमवीर चक्र से लेकर मेंशन एंड डिस्पीच तक सभी जो वीरता पुरस्कार हैं उन सभी राशियों को एकमुश्त एवं वार्षिकी सम्मान राशि में बढ़ोतरी करना हो। हमारी सरकार ने हर वो प्रयास किया है जिससे सैनिकों और उनके परिवारों का उनका उचित सम्मान और उनको एक गौरव प्रदान किया जा सके। और परमवीर चक्र की राशि भी हमने बढ़ाई है, पहले 50 लाख रुपए थी, अभी 1.5 करोड़ रुपए की है। वो सभी हमारे उस सैनिकों के प्रति हमारा जो सम्मान है, हमारा जो संकल्प है, उसके प्रमाण है। मैं आज के अवसर पर इतना ही कहूँगा
कि हमने बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि, पहले किसी को आवेदन करना तो केवल 2 साल का समय दिया जाता था और कई बार 2 साल में आवेदन नहीं कर पाते थे, उसको बढ़ाकर 5 वर्ष करने का भी निर्णय लिया है। साथ ही राज्य में बलिदानियों के आश्रितों को नौकरी पूर्व प्रशिक्षण तथा उत्तरी विभाग अनुदान जैसी योजनाएं भी हम संचालित कर रहे हैं। आज राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों हेतु सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था करने के साथ साथ सेवारत और पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए की मूल्य की स्थायी संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में भी 25% की छूट भी प्रदान की जा रही है। इन सभी कार्यों के अतिरिक्त हमारी सरकार के द्वारा प्रदेश के शहीदों की स्मृति में उन सभी कार्यक्रमों में आप सब लोग हमेशा सम्मिलित रहे हैं। हर एक जिन्होंने देश के लिए अपने शहादत दिए, उनके परिवारों के आदम की मिट्टी लाकर देहरादून में ही बुनियाल गांव में भव्य सैन्य धाम का निर्माण अंतिम चरण में हो गया है। कब तक हो जाएगा पंडित? बीच में तो एक अच्छा कार्यक्रम होकर वह भी देश को समर्पित हो जाएगा और उसमें हमारे सैनिकों की जो जीवन की स्मृति है हमेशा हमारे लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमेशा एक प्रेरणा देने का काम करेगी और उनकी जीवन गाथा वहाँ पर स्थापित रहेगी। साथियों, हमारा उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं बल्कि वीर भूमि भी है। यहाँ की पावन मिट्टी में जन्मे असंख्य वीर सपूतों ने हमेशा माँ भारती की आन बान शान के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम किया है और मेरा ये सौभाग्य है कि एक सैनिक पुत्र होने के साथ साथ मुझे इस वीर भूमि का मुख्य सेवक होने का भी आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके शुभकामनाओं से ये काम भी मुझे मिला। लेकिन जब मैं कुछ राजनीतिक दलों को सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हुए देखता हूँ तो सच में अब मैं बहुत ज़्यादा उस तरह से तो नहीं बोल सकता, लेकिन अंदर से मेरा भी खून खोल जाता है कि आखिर क्यों बार बार सवाल उठाया जाता है। किन परिस्थितियों में सैनिक काम करते हैं, सेना काम करती है, कितना विषम होता है जब वो अपने परिवारों से दूर रहते हैं। हम उनको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन क्या किसी परिवार का जो जवान सीमा पे अपनी सर्विस करता है, क्या उसके बच्चे को उसका वो बचपन लौटाया जा सकता है? उनके माँ बाप को जो बुढ़ापे की आवश्यकता होती है, क्या उनको बुढ़ापा वापस किया जा सकता है? या जो समय चला जाता है वो समय वापस हो सकता है? ये अनेक ऐसे प्रश्न हैं, क्योंकि हमारे वीर जवान अपनी जान की परवाह नहीं करते और दुश्मन का मुकाबला करते हैं, तो कुछ लोग अपनी घटिया राजनीति चमकाने के लिए, कुछ लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर जो सेना से इस प्रकार के सबूत मांगते हैं। और ये वही लोग हैं जो कश्मीर के लाल चौक पर जाने में भी जिनको डर लगा करता था कि कश्मीर के लाल चौक में जाएंगे तो वहाँ पर बम फट जाएगा, वहाँ पर हमला हो जाएगा, इस प्रकार की बातें करते थे। और ये वही लोग हैं जब धारा 370 जिसके कारण से हमारे सैनिकों को भी वहाँ पर काम करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि मैं पिछले वर्ष मैं जम्मू और कश्मीर के चुनाव में गया वहाँ, तो मुझे लोग बताते थे वहाँ कि कहीं पर भी गाड़ी रोक देते थे, कहीं भी पत्थरबाज आ जाते थे। हमारे उत्तराखंड के भी बहुत वीरों ने उस कश्मीर को बचाने के लिए अपना जीवन लगा दिया, वहाँ पर अपना बलिदान कर दिया। तो वहाँ जब 370 हटने की बात आई तो कहते थे कश्मीर से धारा 370 हटेगी तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी, यहाँ खून खराबा हो जाएगा, भारत में अशांति पैदा हो जाएगी। और आपने देखा कि धारा 370 भी समाप्त हो गई और वहां पर एक अच्छी व्यवस्था भी लागू हो गई और आज शांति और कानून और व्यवस्था का राज भी वहां कायम हो गया और एक मच्छर भी नहीं मरा। और यही लोग हैं जिन्होंने सेना के भी हाथों को लंबे समय तक बांध के रखा, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना सशक्त हो रही है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो,
ये सैन्य जो अभियान है, इन पर सवाल उठाकर सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। और इस सच में मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, अभी चारधाम यात्रा चल रही थी, आप देख रहे होंगे इतनी शानदार चारधाम यात्रा होगी। पिछले 20 दिनों में 10.5 लाख लोग चार धामों के दर्शन करके वापस जाते हैं। अब कुछ लोग उसमें भी वीडियो बना रहे थे, रील बना दे रहे थे कि यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं, ये नहीं। अरे मैंने कहा भाई, लगातार वर्षा हो रही है, लगातार बर्फबारी हो रही है, फिर भी यात्रा हो रही है। 7-8 फुट जो है, जब तक जो है वो कपाट खुल रहे थे, तब तक वहाँ बर्फ पड़ी हुई थी। यात्रा अच्छी हो रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये तो तीर्थ यात्रा है, कठिन भौगोलिक परिस्थिति में। मैंने कहा आप ठीक है, आपको कोई राजनीतिक फायदा होगा, आप मेरी जिस पार्टी में मैं काम करता हूँ उस पार्टी को आप कुछ भी कहिए, आप मुझे कहिए, आप सरकार के बारे में कह सकते हैं, लेकिन कम से कम ये चार धाम यात्रा, हमारे पवित्र धाम, हमारे धार्मिक स्थान, हमारा ये सनातन, कम से कम इसकी आलोचना मत करिए। ये केवल एक दिन का नहीं है, सनातन पहले भी था, सनातन आज भी है, और सनातन हमेशा रहने वाला है। इसलिए इसके विरोध से बचिए। इसी प्रकार से अब कुछ लोग वो जो है मोदी जी का विरोध करते हैं, भारत की सरकार का विरोध करते हैं, और विरोध करते करते इतने आगे बढ़ जाते हैं, इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो देश का ही विरोध कर देते हैं, देश की सेना का ही विरोध करना शुरू कर देते हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से ऐसे लोगों से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि देश की जनता सब देख रही है, वो सब समझ रही है, और मौका आने पर इस प्रकार की घटिया राजनीति करने वालों को वो करारा जवाब भी, जब जब मौका आ रहा है तब तब जनता जवाब दे रही है। अधिक न कहते हुए आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार सैनिकों को राष्ट्र का सर्वोच्च नायक मानकर उनके सम्मान और उनके परिवारों के कल्याण के लिए जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर इसी प्रकार से कार्य करती रहेगी। और आज आप देख रहे होंगे कि एक वैश्विक संकट भी हमारे सामने आया है, जो मिडिल एशिया में आज युद्ध की स्थिति बनी हुई है। उसके कारण से पेट्रोल के दाम है, हमारी गैस की किल्लत है, बहुत सरकार ने बहुत उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया है, सभी काम हमारे चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से कोरोना के समय में हम लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर कुछ प्रयास प्रारंभ किए थे, उसके कारण से कोरोना जैसी महामारी, उस समय में जब पूरा विश्व ये सोच रहा था कि भारत में कोरोना आएगा तो भारत संभल नहीं पाएगा, पूरी दुनिया के लिए भारत एक तरह से बोझ बन जाएगा, यूएनओ भी ऐसा मानता था। लेकिन भारत के लोगों ने आगे आकर अपनी बहुत सारी जो हमारी पद्धतियाँ हैं, आयुर्वेद की पद्धतियाँ, योग की पद्धतियाँ, हमारे घरेलू तमाम प्रकार की जो हमारी विरासत में से जो चीज़ें हमें मिली, उसके कारण से एकदम से जल्दी से भारत में कोरोना महामारी आई, लेकिन उसी तरह से चली भी गई, कष्ट भी दे गई, परेशानी भी हुई, बहुत सारे लोग हमारे बीच से बीत गए, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना भी संभल गया। तो अभी इस समय हमने पेट्रोल डीजल बढ़ाने का, वो जो बचाने का है, वो संकल्प लेने का आह्वान कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से करा है। और उन्होंने कहा है कि भाई 1 साल तक सोना भी न खरीदें। जो लोग विदेश यात्राएं करते हैं, एक चलन बन गया है देश में कि वो अपने मंगल कार्यों को करने के लिए, विवाह इत्यादि के लिए विदेशों में जाते हैं, तो विदेश जाने से भी बचें, देश में ही ये सब करें, क्योंकि वैश्विक संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने पर उन्होंने कहा कि हम सबको जोर देना होगा और पेट्रोलियम उत्पादों का संयम से इस्तेमाल करने का ये समय की मांग है। पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद के दाम भी बढ़ रहे हैं क्योंकि इस वैश्विक संकट के कारण से, और इनके दाम बढ़ रहे थे लेकिन उन पर बोझ न पड़े, इसलिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी
और उसके दाम जो है नहीं बढ़े, और सप्लाई चेन पर भी संकट जो है थोड़ा है ही है, क्योंकि कितना भी करें ये वैश्विक संकट है, तो इसके कारण से परेशानी हो रही है, क्योंकि ये कोई हमारे भारत की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है। तो हम सबको जो है इसमें एकजुट होकर हमें इसके लिए भी, जैसे हमने उस समय में संघर्ष किया था, इस समय भी हमको संघर्ष करना है। और देशभक्ति है, ये भी देशभक्ति है। जैसे आप लोगों ने सीमाओं की सुरक्षा करी, पूरा जीवन अपना लगाया, ऐसे समय में भी हमारे सैनिकों को भी, हमारे समाज को भी, सबको आगे आकर देश प्रथम, सबसे पहले देश, उसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मैं, ऐसा भाव लाकर हमें इस समय भी खड़ा होना होगा और ये संकल्प लेना होगा कि तेल का हम बहुत संयम से उपयोग करेंगे। अब जहाँ पर इसके ऑप्शन हैं, उन ऑप्शनों पर जाना होगा। जैसे उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में लोग मेट्रो से अपनी यात्रा कर सकते हैं, जो उससे चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, और रेलवे से अपना सामान भेज सकते हैं, बिजली से चलने वाली ट्रेनें हैं, पेट्रोल डीजल की उसमें ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग अपना बहुत 2-2, 4-4, 5-5 गाड़ियाँ जो यूज करते हैं, कोशिश करके जो है उनको भी सीमित कर सकते हैं, उनको भी कम कर सकते हैं। और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए भी छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। तो साल भर तक जो है उन्होंने ऐसा देशवासियों से अपील की है। तो मैं भी आज के माध्यम से अपने प्रदेश के भी सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस वैश्विक संकट के समय में, वैश्विक चुनौती के समय में हम सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की पहली वर्षगांठ पर पुनः बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।